हेलो। नमस्कार। स्वागत है आप सबका। शनिवार 4 जुलाई 2020 की शाम। बारिश शुरू हो गई है। मुंबई मॉनसून इज बैक। और अगर आप लोगों को मुंबई की न्यूज़ देख कर के चिंता हो रही है कि यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है, रोड पे पानी है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कम जगह पे है जहाँ पे हर साल लो लाइंग एरिया में पानी लगता है, वैसा ही सीन है। तो हम लोग सुरक्षित हैं, सब ठीक ठाक है। ऑल इज गुड। आज की जो टॉपिक है बड़ी एक्साइटिंग है। आज हमने कुछ 2 बजे से रिसर्च चालू किया, अभी तक चालू थी रिसर्च। और इससे पहले कि आप लोग जुड़े और मैं आज की टॉपिक शुरू करूं, आप सबसे सबसे पहले एक एक खास इंसान, इनको थैंक्स बोलना चाहूंगा, जिनके सपोर्ट के बिना ये रिसर्च और ये प्रोग्राम और ये आप सबसे वार्तालाप संभव नहीं हो पाता। वो हैं सोनी शेखर। मेरे धर्मपत्नी हैं, तो बाकायदा मुझे 2 बजे फ्री कर देती हैं। 2 बजे से लेकर के ये 3-4 घंटे का जो रिसर्च का सिलसिला होता है वो मैं एकांत में करता हूँ। दोनों बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मेरे इन टैंट्रम्स को झेलते हुए बाहर बैठते हैं, बाहर पढ़ते हैं। और अभी से एक 45-50 मिनट की हमारी आपकी जो वार्तालाप होगी, उनमें उन तीनों का सहयोग बहुत बहुत है। तो एक बार फिर से शुक्रिया पूरी फैमिली को कि आपके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। और आज की जो टॉपिक है दोस्तों, बड़ी कमाल की है। इसमें हमने एक बड़ा ही विक्टिमाइज सा सब्जेक्ट है, फैट। फैट अच्छा है बुरा है, तेल खाएं ना खाएं, कौन सा तेल खाएं, हिस्ट्री क्या है, इतिहास में हम क्या खाते थे, किस तरह का तेल इस्तेमाल करते थे, अभी क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो उसके ऊपर में थोड़ी हमने रिसर्च की आज। सबसे एक शुरुआत करता हूँ। आजकल एक टेलीविजन देखने के दौरान अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ें नहीं रहती है, तो हम चले जाते हैं यूट्यूब पे। तो कुछ खास चैनल्स है जिनको देखा जाता है, उसमें से एक चैनल है प्रसार भारती आर्काइव्स। अब प्रसार भारती आर्काइव्स में आजकल हम एक चीज वापस देख रहे हैं, वो है भारत एक खोज। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक विच वाज रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, that was adapted in a television series by a great director called श्याम बेनेगल जी। एंड आप सबको, राजीव जी स्वागत है आपका, आप सबको ये जानकर बड़ा ही सुखद आश्चर्य होगा कि 1988 में बने इस सीरियल की जो क्वालिटी है बहुत ही कमाल की है। और दूरदर्शन ने उनकी जो ओरिजिनल जो फाइल्स उनको बचा के रखा है, और वो आप यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। तो आज हम देख रहे थे कृष्णदेव राया, जो कि विजयनगर एम्पायर के राजा थे, उनकी एपिसोड चल रही थी। 1509 से लेकर 1528 तक राजा कृष्णदेव राया ने विजयनगर पे राज किया था। बड़ी सुबह उठ जाते थे, 4-4:30 बजे उठते थे, और एक सेर तिल का तेल पीते थे रोज। ठीक है, एक सेर तिल का तेल पीना, उसके बाद 3 से 4 घंटे तक वर्जिश करते थे, तलवारबाजी, घुड़सवारी, कुश्ती, ये सब करके। मतलब उनका जो तिल का तेल उन्होंने पिया, उतना वो पसीने में उससे ज्यादा 3-4 गुना निकालते थे पसीना, और ये उनकी रोज की दिनचर्या थी। तो ये हो गई ऐतिहासिक बात, किस तरह से भारत में तेल घी कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता था। तो आज देखिए, तो वो एग्जाम्पल आ गया। अभी आपको एक अमेरिका की स्टोरी सुनाता हूँ, बड़ी ही शानदार स्टोरी है, साथ रहिएगा मेरे। 1776 साल में अमेरिका में कॉटन जो है, जो हम कपास जिसको बोलते हैं, कॉटन की खेती छोटे पैमाने से छोटे छोटे किसान करते थे। वो धीरे धीरे वो बड़े फार्मर्स, बड़े फार्म में पहुंचना चालू हुआ। अब हुआ क्या कि अमेरिका में कॉटन की जो डिमांड थी वो कम थी, लेकिन इंग्लैंड में ज्यादा थी। तो 1784 में पूरे 600 पाउंड की खाली पैदावार थी कॉटन की, जो कि 1790 में बढ़कर हो गई 2 लाख पाउंड कॉटन। अभी ये रिक्वायरमेंट कहां हुई, मैनचेस्टर में जो कॉटन के मिल्स थे उनको कॉटन चाहिए था। तो लोगों का ध्यान गया कि देखो, इसमें तो एक अच्छा रोजगार का अवसर है, कॉटन को और उगाया जाए। एली विटनी साहब ने कॉटन जिन मशीन बनाई। जिन मतलब कॉटन इंजन। पवन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। शैलेश जी स्वागत है। रोशन आइए, स्वागत है आपका। तो कॉटन जिन मतलब कॉटन की इंजन। और काम क्या करती थी वो मशीन, कपास को बीज से अलग करना। अब देखिए, खाली ये जो एक्सपोनेंशियल काम हुआ, कपास को बीज से अलग करना, तो 1793 तक कॉटन की जो पैदावार थी वो 4 करोड़ पाउंड हो गई अमेरिका में। अभी कॉटन के दो प्रोड्यूस हैं, एक तो उसमें मतलब 2 पैदावार होती है, एक तो निकलता है फाइबर और दूसरा निकलता है सीड। तो अगर 100 ग्राम
आपका फाइबर निकलता है, कपास रुई जो निकलती है तो 160 ग्राम बीज निकलता है। अब बीज जो होता है वो होता है बेकार। अब कपास के जो बीज होते हैं वो बेकार होते हैं। खाली 5% ही अगले साल का पौधा लगाने के लिए इस्तेमाल होते थे। अब जमा तो बहुत हो रहा था, तो किसानों ने सोचा क्या किया जाए, इसको कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। तो जानवरों को खिला के देखा, जमा नहीं जानवरों को भी। तो मोस्टली क्या होता था ये कि कॉटन तो एक्सपोर्ट हो जाती थी और ये जो बीज है ये डंप किए जाते थे, ये सड़ते थे, या फिर इनको किसान अपनी आजू बाजू सरहद से बचने के लिए इलीगली नदी में जाके गिरा देते थे। सो द कॉटन सीड फ्रेंड्स was considered as a useless toxic waste material। ठीक है, अभी देखिए 1820 से 1830 के बीच में वेल ऑयल, वेल मछली जो होती है तो उससे जो तेल निकलता है उसका प्रोडक्शन कम होने लगा। अब वेल का जो तेल था उसका इस्तेमाल क्या होता था, तो जितने भी दिए जलते थे प्रकाश के लिए, जो तो लाइटनिंग के लिए वेल के तेल का इस्तेमाल किया जाता था। और उस समय खाने के लिए जो प्राइमरी मीडियम अमेरिका में लोग यूज करते थे वो था लार्ड। लार्ड मतलब एनिमल से जो फैट निकलती, जो चर्बी होती है जानवर की, उसमें खाना पकाया जाता था। तो लार्ड की जो डिमांड है पॉपुलेशन बढ़ने के साथ बढ़ती जा रही थी, लेकिन वेल ऑयल के सप्लाई कम होने से जलाने के लिए तेल कम पड़ रहा था। तो किसानों ने और कुछ कंपनियों ने सोचा कि क्यों ना हम ये कॉटन से तेल निकाल के उसको जलाएं। तो कॉटन से तेल निकाला तो वो जलने लगी। तो ये हो गया कि चलो एक तो विकल्प निकला कि कॉटन का जो तेल निकलता है उससे हम दिए जलाएंगे। अब देखिए ये सब ठीक ठाक चल रहा था, तभी 1859 साल में कर्नल ड्रेक साहब ने एक नई खोज कर दी। वो खोज क्या थी, उनको पेंसिल्वेनिया में पेट्रोल मिल गया जमीन के नीचे। अब वो जो फॉसिल फ्यूल निकल के आया तो सडनली वो इतना सस्ता था और इतना अच्छा जलता था कि कॉटन सीड ऑयल जो कि दिए में जलाया जाता था उसकी डिमांड वापस घट गई और ये कॉटन सीड ऑयल वापस बेकार हो गया। साथ रहेगा मेरे, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आगे डेवलप हो रही है। अच्छा, ये जो मैं स्टोरी आप सबसे शेयर कर रहा हूं, ये स्टोरी नरेट की है रिसर्च करने के बाद डॉक्टर जेसन फंग ने, जो कि एक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, और medium.com पे उनकी आर्टिकल है जो 2018 में उन्होंने लिखी थी। काफी अच्छे इंसान है, काफी रिसर्च करते हैं। अभी देखिए जो कॉटन सीड ऑयल जब भी बहुत बचने लग गया, क्योंकि अब तो काम जलने में पेट्रोल का इस्तेमाल, केरोसिन का इस्तेमाल होने लग गया था, तो कुछ लोगों ने क्या किया, उसको एनिमल फैट में मिला के एडल्ट्रेशन करके बेचने की कोशिश की। यहां तक अभी तक कुछ जानकारी नहीं थी कि ये जो तेल है, जो कपास का तेल निकलता है बीज से, वो इंसान खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। उस समय तक कोई जानकारी नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई बातचीत नहीं। अभी यहां तक कि जो जैतून का तेल होता है, ओलिव ऑयल होता है, उसमें इसको मिलाकर मिलावट करने की कोशिश की गई। तो 1883 में तो इटली ने बजाबते अमेरिका से आने वाली ओलिव ऑयल के ऊपर बैन लगा दिया कि हम आपका तेल नहीं खरीदेंगे, आप लोग उसमें मिलावट करते हैं। तभी एक कंपनी आई, आप सबने नाम सुना होगा। तो डॉक्टर जेसन फंग साहब कहते हैं कि तभी प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जो अमेरिका की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, उन्होंने ये कॉटन सीड ऑयल है इसका इस्तेमाल करना चालू किया, किसमें, कैंडल बनाने में, साबुन बनाने में। बट इसी दौरान उनके जो रिसर्चर्स थे, उनके जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नई चीज निकाली, एक नई पद्धति, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। तेल में, कॉटन सीड ऑयल में एक हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन मिलाने से वो क्या हो गया, वो जम गया और सफेद हो गया। अभी जिसको बोलते हैं हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल, जो डालडा अपने यहां पहले मिलता था, वनस्पति जिसको बोलते थे। अब देखिए कितना अच्छा शब्द है, वनस्पति मतलब प्रकृति से आया हुआ। आगे बात करेंगे उसकी। अभी ये हुआ क्या कि हाइड्रोजनेशन करके उसको जमा दिया और बहुत सारी फिल्टरेशन करके कॉटन तेल से जो करवाहट थी, जो उसका रंग बदरंग था, उसको साफ कर दिया। तो एकदम सफेद, घी से भी सफेद, एकदम चमकता हुआ पदार्थ। और उसको फिर देखा तो इसमें बेकिंग कर सकते हैं, इसमें फ्राइंग कर सकते हैं, और वो सेमी सॉलिड कॉटन सीड ऑयल वो खाने जैसी चीज दिखने लगी। शुक्ला जी नमस्ते। अभी सवाल ये आया कि ये जो प्रोडक्ट जो हमने बना ली है, अभी इसको बेचा कैसे जाए। हाय अंचल, स्वागत है आपका। तो इंजेनिटी देखिए, एक ब्रांड निकली जिसका नाम पड़ा क्रिस्को। क्रिस्को स्टैंड्स फॉर क्रिस्टलाइज्ड कॉटन सीड ऑयल। 1911 में प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने क्रिस्को को पूरे अमेरिका में उतारा, और इस नाम से उतारा कि ये जो है, ये एनिमल फैट जो आप यूज करते हैं लार्ड, उससे ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसमें
खाना जल्दी पचता है, आपको सस्ता है लार्ड से और पौधे से निकला है, तो आपके लिए खतरनाक नहीं है। और मार्केटिंग की ट्रेंड कैसी चली, रेसिपी की किताबें बनाई गई, 25-30 ऐसी चीजें जो खाली क्रिस्को डाल के बनाई है। और डालडा जो आप लोगों ने खास्ता, कचौरी और जो गांव में गाजा बनता था और पिरकिया और बाकी जो जो हमारे हलवाई लोग डालडा पहले यूज करते थे, स्वाद तो अच्छा ही होता था। अब हुआ क्या कि कोई भी जो वेजिटेबल ऑयल है उसमें जो नेचुरल उसकी जो रंग, जो गंध होती है, उस सबको फिल्ट्रेशन करके 20 प्रोसेस होते हैं, उसको न्यूट्रल कर देते हैं, तो उसका जो ओरिजिनल स्वाद है वो चला जाता है। तो आप जिस तरह की चीज बनाए वो उसके स्वाद के हिसाब से उसके स्वाद को इनहेंस करता है। राजीव जी, सरसों राई हमारे यहाँ कब से है? बिल्कुल सही है, बात हम आ रहे हैं उसके ऊपर में। तो बेसिकली जो कॉटन सीड ऑयल जो पहले गार्बेज था, वो सडनली अमेरिका का सबसे प्रमुख तेल बन गया और उसने लार्ड को पीछे हटा दिया। ये चली कब तक? 1950 तक, क्योंकि 1950 तक कॉटन सीड जो है और वो प्रोडक्शन कम हो गया ना, नायलॉन वायलॉन आ गया तो कॉटन की प्रोडक्शन कम हो गई, तो कॉटन सीड कम मिलने लगे। तो अब कंपनी ने क्या किया, वहां पे देखा इन्होंने एक दूसरी चीज आई है जो कि ज्यादा सस्ती है, वो क्या? सोयाबीन। तो भी क्या किया, क्रिस्को ब्रांड वही रहा, उसमें से कॉटन सीड ऑयल निकल के उसकी जगह पे सोयाबीन ऑयल आ गया। अब बताइए, अब सोयाबीन क्या है? सोयाबीन में 18% तेल है और 38% प्रोटीन है। अमेरिका में इसका इस्तेमाल किया गया था। प्रणाम पापा, स्वागत है आपका। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है पापा, आप याद कीजिएगा कि रेखा दुबे जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं वो क्यों बोलती थी कि आप तेल कम खाइए, तो आज बहुत सारी जानकारी उसमें से निकली है। तो सोयाबीन जो है ये तो जानवर के खाने के तौर पर अमेरिका में गया था, जानवर को खिलाया जाए, और उसमें से जो तेल निकलता था वो उसको इंडस्ट्रियल ऑयल के तरफ पे यूज करते थे, जैसे पेंट में यूज कर लिया, इंजन में लुब्रिकेशन के लिए तेल डालते थे। अभी अमेरिका में अकाल पड़ी, तो अकाल पड़ने के दौरान बाकी चीजों की जो फसल वो कम हुई, लेकिन सोयाबीन की पैदावार खूब बढ़ी। और सोयाबीन जो है वो लेग्यूम फैमिली का है, तो जो किसान लोग हैं, पापा भी इसमें बता सकते हैं कि आप लेग्यूम फैमिली के किसी भी पौधे को लगाएं तो वो क्या करता है, वातावरण से नाइट्रोजन को लेकर के जड़ में अपने जमा करता है, तो खेत की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। तो आप जो दाल की पैदावार करें, राजीव जी बताइएगा, दाल की फसल करने के बाद दूसरी जो फसल करते हैं वो ऑटोमेटिकली अच्छी होती है, क्योंकि नाइट्रोजन जो यूरिया है वो जमीन में चली गई। तो सोयाबीन ये काम करती थी, तो पैदावार मस्त से बढ़ गई उसकी। 1924 में इसी दौरान तो क्या हुआ, अभी कॉटन सीड ऑयल की जगह पे सोयाबीन ऑयल आ गई, ब्रांड वही है, चल रही है। 1924 में एक संस्था का जन्म हुआ, उस संस्था का नाम था अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। तभी बड़ी नहीं थी, बट अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन तभी 10 कार्डियोलॉजिस्ट मिलके चालू हुए थे और उन्होंने अपनी संस्था बनाई और चली, ये सब ठीक ठाक चल रही थी। 1924 में, ये 1948 में उनको $15 लाख का डोनेशन मिलता है प्रॉक्टर एंड गैम्बल की तरफ से। 1960 आते आते अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ये डिक्लेरेशन निकालती है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये डॉक्टर जेसन फंग साहब का बोलना है जो नेफ्रोलॉजिस्ट है, मैं उनकी आर्टिकल कोट कर रहा हूं, डाल दूंगा वापस, आप सब देख पाए उसको। तो 1960 में बोला कि सैचुरेटेड फैट खराब होते हैं। 1961 में गाइडलाइन आ गई कि एनिमल और एनिमल फैट वाली जो चीजें हैं वो खाना बंद कीजिए और हार्ट हेल्दी वेजिटेबल ऑयल खाइए। ठीक है, हार्ट हेल्दी वेजिटेबल ऑयल खाइए। तो मतलब ये बटर मत खाइए, मार्जरीन खाइए। मार्जरीन क्या है, जो डालडा जैसा होता था, ट्रांस फैट, वो खाइए। तो इंसान ने क्या किया, और खासकर अमेरिका जैसे देश में जो 3000 साल से जो हमारे पूर्वज बटर खा रहे थे, वो बटर खाना छोड़ करके लोगों ने वो टिन में जो मार्जरीन आती है, बटर का जो नकली रूप होता है, वो खाना चालू किया। चलती रही सब चीज। अब जाकर 1990 में ये रिसर्च आई कि जो ट्रांस फैट हैं, जो डालडे हैं, और डालडे वनस्पति जो मिलते थे, खाओ गगन रहो मगन, याद कीजिएगा आप, खाली अगर आप ट्रांस फैट की कंजम्पशन 2% बढ़ाएं तो आपकी जो हार्ट डिसीज की रिस्क है वो 2 गुनी हो जाती है। 2 से 4 करें तो 4 गुनी हो जाती है। ये पता चला अब जाके नवंबर 2013 में यूएसएफडीए ने जो हाइड्रोजनेटेड ऑयल हैं, जो वनस्पति हैं, उनको मानव के लिए खाए जाने वाली चीज की श्रेणी से हटाया है कि ये ह्यूमन फूड नहीं है। अभी आप याद कीजिए, कुछ लोग नेपाली डालडा की बात करते थे, नेपाल से डालडा सस्ते में बन के आ जाता, तो करना क्या है, डालडा कैसे बनती है उस पद्धति के ऊपर हम लोग आएंगे। हाँ राजीव जी,
सही बोला आपने, मूंग, मसूर, अरहर, ये भी जो भी दाल जैसे चीजें हैं जिनको खेती करें तो खेत की उर्वरता अच्छी हो जाती थी। अभी देखिए, अभी इंडस्ट्रियल ऑयल क्या होते हैं, और हम इंडस्ट्रियल ऑयल में क्या क्या चीजें आती है आपको बताएंगे। बट मोटा मोटा ये मान लीजिए कि जो भी नई तेल आए हैं, जैसे कि पाम ऑयल है, जैसे कि सैफलॉयर, सनफ्लावर, अरे राइस ब्रान, मतलब जो आपके धान है, धान का जो भूसा निकलता है उससे तेल निकालते हैं। अब कैसे निकलता है, आप में से गांव में पहले किसी ने सुना था कि हम तो वही सरसों का तेल पिड़वाने जाते थे गांव में और उससे तेल निकलता था, बट ये भूसे से तेल निकलेगा, कैसे निकला आगे देखते हैं। तो ये जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस से जो ऑयल निकलती है उसमें बहुत ज्यादा ओमेगा 6 फैट लिनोइक एसिड होती है। और हिस्टोरिकली जो लिनोइक एसिड है वो हमें पहले कहां से मिलती थी, अंडा खाते थे तभी, ये नट्स खाए आपने, ड्राई फ्रूट खाए या कुछ बीज खाए तभी मिलते थे। और इंडस्ट्रियल ऑयल में उस समय तो कंजम्पशन बिल्कुल भी नहीं था। कौन सा तेल था, जो सीड ऑयल जो हमारे यहाँ प्रेस होता था, या घी खाते थे या बटर खाते थे। मतलब जेसन फंग साहब का कहना है कि पूरे अमेरिका में, पूरे यूरोप में लोगों ने वेजिटेबल ऑयल खाना इसलिए शुरुआत की क्योंकि वो लार्ड से सस्ता है। ठीक है, तो ये एक चैप्टर हो गए। अभी आगे देखिए, हमने फिर देखा कि भारत की क्या हालत है, भारत में क्या चला। तो एक वेबसाइट है इंडिपेंडेंट साइंस न्यूज करके, उसमें डॉक्टर रश्मि शर्मा जी, जो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है एसडी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज बीवर में, तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखी है, बड़ा ही अच्छी आर्टिकल लिखी है। गौतम जी स्वागत है आपका। पापा कुछ लिख रहे हैं, दलहन फसल के पौधा के जड़ में नाइट्रोजन प्राकृतिक रूप में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हाँ पापा, तो एक आप याद करेंगे कि जो दाल के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ में गांठें बनती थी, राइजोम्स, हमको याद कीजिएगा उसको। तो राइजोम्स में वो नेचुरल पौधे की क्षमता है कि वो वातावरण से नाइट्रोजन लेकर के जमीन में डाल देती थी, इसलिए सोयाबीन बहुत पॉपुलर हो गया यूएसए में। तो डॉक्टर रश्मि शर्मा जी के हिसाब से, मैं वो लिंक भी डाल दूंगा जो मैं अभी कोट कर रहा हूं, भारत में हम लोग पहले क्या क्या कौन से तेल इस्तेमाल करते थे। तो सरसों का तेल था, राई का तेल था, मूंगफली का तेल इस्तेमाल होता था, तिल का तेल इस्तेमाल होता था, और नारियल का तेल इस्तेमाल होता था। साथ में मक्खन और घी तो थे ही थे। अभी आयुर्वेदिक के समय से ही सबसे उत्तम तेल तिल के तेल को बोला गया, और यहां तक कि बाकी तेल जो है, सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है और नारियल का तेल है, इन सब में दवाई के जैसी प्रॉपर्टीज बताई गई। राजीव जी सही बोल रहे हैं आप, लेग्यूम्स। अभी देखिए, हमारा जो भारत है तो एक देश नहीं, एक तो महादेश है, तो इसमें अलग अलग क्षेत्र में ट्रेडिशनली अलग अलग तेल इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे साउथ इंडिया में प्रेडोमिनेटली नारियल का तेल इस्तेमाल हुआ, ईस्ट में जो हमारा इलाका है, बंगाल, बिहार, उसके आसपास का इलाका, और नॉर्थ में सरसों का तेल ज्यादा इस्तेमाल किया गया। राजस्थान में तिल के तेल की प्रधानता देखी गई, और सेंट्रल इंडिया जो भारत का बीच का हिस्सा है, और गुजरात में यहाँ पे मीठे तेल की काफी यूज है, जो कि ग्राउंड नट ऑयल होती है, जो कि मूंगफली का तेल होता है। तो इनफैक्ट उसको तो कड़वा तेल भी बोलते हैं। हमारे यहाँ जो सरसों खाते हैं उसको कड़वा तेल इसलिए बोला जाता है कि यहाँ के जो गुजराती लोग हैं उनको हमारा तेल कड़वा लगता है, और मीठा तेल खाते हैं जो ग्राउंड नट ऑयल होता है। ये सब चलती रही हजारों साल तक। पिछले 100 साल के अंदर में, 100 भी नहीं, 50-60 साल के अंदर में नई नई तेल आ गए। कौन सी तेल आ गई? पाम ऑयल आ गई, सोयाबीन ऑयल आ गई, सनफ्लावर ऑयल, सैफलावर ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, जिसका पहले हमारे पूर्वजों ने कुछ इस्तेमाल नहीं किया था। ये क्यों आए, इसके पीछे हम जाते हैं। इन सब तेलों को निकालने के लिए हीट एक्सट्रैक्शन किया जाता है, सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो तेल हैं ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में बोला जाता है कि इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। अच्छा, प्लांट के सोर्स से जो तेल निकलते हैं उसमें स्टेरॉल्स या स्टेनॉल्स पाए जाते हैं, जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा सेसमी के तेल में होती है। हालांकि तिल, सेसमी मतलब तिल का तेल, जब तक ये कच्ची घानी है या कोल्ड प्रेस्ड है या एक्सपेलर से निकाला गया है, तब तक ये जो उसकी गुणवत्ता है वो बनी रहती है। लेकिन जैसे ही उसको हीट एक्सट्रैक्शन किया गया, सॉल्वेंट डाला गया, तो तेल की जो ओरिजिनल जो प्रॉपर्टी है वो निकल जाती है। अभी आप ध्यान दीजिएगा, कई सारे मार्केट में मिलने वाले रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल में आपको लिखा मिलेगा कि इसमें विटामिन ऊपर से मिला गया। क्यों भाई?
क्योंकि जो हीट एक्सट्रैक्शन की जो पद्धति होती है, जो रिफाइनिंग होती है, उसमें सारा सब कुछ निकल जाता है। इसमें हमने सोचा थोड़ी और रिसर्च करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग जा रही थी। तो अल्फा इन्वेस्को नाम की एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और बाकी जगहों पे सेक्टर वाइज रिसर्च करके लोगों को बताती है कि किस सेक्टर में पैसा लगाना है, ये सेक्टर कैसा कर रहा है। तो उसमें भारत में जो एडिबल ऑयल, जो खाने के तेल की जो रिसर्च है, मैं उसमें से कुछ चीजें कोट करना चाहूंगा कि अगर आप घानी करें, जो गांव में होता था घानी मतलब पहले कोल्हू में जो तेल निकाला जाता था, तो उसमें आप किसी भी जो सीड है उससे 20 से 30% तेल निकाल सकते हैं। वही आप मशीन आ गई बाद में, एक्सपेलर जो कि बिजली से चलने वाली मशीन थी, तेल पिराई जहां होती थी, तो उसमें 34 से 37% ही तेल निकलता था। लेकिन वही अगर आप हीट एक्सट्रैक्शन करें बड़े से मशीन में और सॉल्वेंट डालें, तो तेल की जो मात्रा निकलती है वो निकलती है 40 से 43%। अभी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मतलब क्या, कुछ सॉल्वेंट डालते हैं, कौन सा सॉल्वेंट डालते हैं केमिकल एक्सट्रैक्शन में? तो सबसे मोस्ट कॉमन जो सॉल्वेंट यूज होता है वो है हेक्सेन। हेक्सेन निकलता कहां से? पेट्रोल से। तो आपके जो वेजिटेबल ऑयल में है, उसको तेल निकालने के लिए उसमें पेट्रोलियम का तेल मिलाया जाता है। पता था आपको? बताइएगा जरा, आश्चर्य की बात है। अच्छा, उसी रिसर्च में पता चला है भारत में जो नंबर 1 तेल बिकता है वो कौन सा तेल है? तो मैं क्रम में बताता हूं। भारत का नंबर 1 तेल है पाम ऑयल, सबसे एक, उसके बाद सोयाबीन, उसके बाद सनफ्लावर, उसके बाद मस्टर्ड। खाली जो मस्टर्ड कच्ची घानी है वो हीट एक्सट्रैक्टेड नहीं है, बाकी सनफ्लावर, सोयाबीन, पाम ऑयल सब हीट एक्सट्रैक्टेड होते हैं, सब में सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक और चीज इंटरेस्टिंग, भारत खाने की कई सारी चीजों की इंपोर्ट करता है, बट भारत का नंबर 1 इंपोर्ट आइटम जो खाने में है वो गेस कीजिए क्या है? वो है पाम ऑयल। खाने का जो तेल होता है, हम हर साल 2017-18 की डेटा है, हम हर साल 74,996 करोड़ रुपए का तेल बाहर से मंगाते हैं। मैं रिपीट करूंगा, हम हर साल 74,996 करोड़ का तेल विदेशों से मंगाते हैं, जिसमें प्रचुरता होती है पाम ऑयल की। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि उसी रिपोर्ट में कि भारत कुछ एक्सपोर्ट भी करता है क्या खाने में? तो हाँ, हम बिल्कुल एक्सपोर्ट करते हैं, बड़े गर्व की बात है हमारे लिए। भारत का नंबर 1 एक्सपोर्ट आइटम है बासमती चावल, जो कि हम एक्सपोर्ट करते हैं 26,841 करोड़ का। बड़े गर्व की बात है, सब किसानों को बहुत बहुत बधाई हो इसमें। अब आप ये जानना चाहेंगे कि नंबर 2 आइटम कौन सा है? चावल, बासमती चावल के अलावा हम दूसरी कौन सी चीज सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं? तो दिल थाम के सुनिएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा हम एक्सपोर्ट करते हैं वो है बफलो मीट। भैंस का जो मीट होता है वो बेचते हैं हम लोग विदेश में 25,988 करोड़ का हर साल। अहिंसा हमारा परम धर्म है और हम जो भैंस का मीट है वो दुनिया में 25,988 करोड़ का बेचते हैं। ये 2017-18 की डेटा है। अभी आप लोगों में से कितने लोगों को याद है डालडा? मसाले राजीव जी बहुत कम है। मसाले का जो है वो 6-7वें नंबर पे आ जाता है, तीसरे नंबर पे आता है बासमती के अलावा जो दूसरा अलग अलग चावल होता है वो सब आते हैं। डालडा याद है आप सबको? डालडा की बनी खजूरी, डालडा की बने हुए मिठाई और बाकी आइटम्स तो याद कराइएगा। तो डालडा की स्टोरी बड़ी शानदार है। डालडा की स्टोरी के पीछे आपको यहाँ बॉम्बे की स्टोरी थोड़ी बताता हूँ। लिवर ब्रदर्स नाम के व्यापारी थे, उन्होंने नेदरलैंड्स की कंपनी, डच कंपनी से राइट खरीदे ये तेल को, जो वेजिटेबल ऑयल है उसको वनस्पति में कैसे बदला जाए। और जो लिवर ब्रदर्स थे उन्होंने 1931 में बॉम्बे में एक कंपनी बनाई जिसका नाम था हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग, जो कि बाद में आपकी हिंदुस्तान यूनिलीवर बनी है। सेवरी या मुंबई में ही एक जगह है जहां पे उन्होंने फैक्ट्री लगाई और 1937 में डालडा का भारत में प्रादुर्भाव हुआ। डालडा वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया। अब देखिए 1937 में डालडा नाम कैसे पड़ा? तो डच कंपनी जिससे उन्होंने खरीदा था उनका नाम था दादा एंड कंपनी, दादा एंड लिवर का एल लगा दिया तो डालडा। उस समय उन्होंने एक एडवर्टाइजिंग कंपनी थी ये, हम भारत में उस समय भी अंग्रेज जो थे और जो हमारे बाकी तो मार्केट डेवलप हो रही थी, लिंटास को इन्होंने
अपना ठेका दिया कि आप इसको पॉपुलराइज कीजिए, इसका प्रचार कीजिए। लिंटस ने क्या किया, रोड साइड में समोसे पकौड़ी ये सब तलना चालू किया बॉम्बे में और बाकी शहरों में, और लोगों को फ्री में खिलाते थे। अब जो तेल की जो बदबू वाली या खुशबू वाली जो अलग अलग तेल में बनता था, अभी यहाँ डालडा में कोई गंध नहीं है और एकदम लाइट सा निकल के आता है, बहुत कड़क होता था, लोगों को बहुत अच्छा लगा। और तभी जो सिनेमा हॉल थे उनमें छोटे छोटे न्यूज रील्स बना के भी लोगों को दिखाया गया कि डालडा जो है ये बहुत हल्का होता है, सुपाच्य होता है, घी खाने के बाद आपको भारी लगेगा, डालडा खाने के बाद आपको भारी नहीं लगेगा। और ये पिक हो गया, चलने लग गया। यहां तक कि चलता रहा 1937 से लेके 1950 में कंट्रोवर्सी हुई कि कुछ लोगों ने बोला ना आजादी के बाद कि ये ना नकली घी है। इसके लिए तो जवाहरलाल नेहरू ने एक तो एक्चुअली पूरा सर्वेक्षण कराया था लोगों से कि ये डालडा का क्या किया जाए, रखा जाए नहीं रखा जाए। लेकिन जो जनता की जो राय आई वो बड़ी मिलीजुली राय थी और एक कंट्रोवर्सी शांत हो गई। कुछ जो कमेटी है उसने भी एक ठोस कुछ उपाय नहीं बताया कि डालडा कंटिन्यू करना है नहीं करना है। हाल में 1990 में भी थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि कुछ लोगों ने हल्ला कर दिया कि डालडा में तो चर्बी मिलाते हैं, तो तभी थोड़ा इंपैक्ट हुआ था। हालांकि उसके बाद आपने याद कर कीजिए कि पोस्टमैन, सफोला, सनड्रॉप जैसे तेल आना चालू हुए। क्या डालडा मार्केट से चला गया? नहीं, अभी भी है। 2003 में बंजी कंपनी ने डालडा को एज अ ब्रांड खरीद लिया हिंदुस्तान यूनिलीवर से, HUL से, और अभी डालडा अलग अलग तेल के नाम से तेल भी बनाते हैं, घी भी कुछ लेके आए हैं मार्केट में। हालांकि उनकी पकड़ थोड़ी ढीली हो गई है। राजीव जी लिख रहे हैं हमारे यहाँ डालडा सामान्यतः वर्जित रहा है, स्पेशली पूजा आदि के लिए। हाँ, अच्छी बात है। हालांकि खजरी वजरी तो और भोज में पहले तो काफी इस्तेमाल होता था। मुझे याद है खाओ गगन रहो मगन, घर में भी गगन आता था। कुछ खास तरह की मिठाइयां बनाने के लिए डालडा का इस्तेमाल काफी अच्छी तरह से होता था। हाय देवांशी, स्वागत है आपका। तो जैसे जैसे तेल आए आगे बढ़े, अभी देखिए अब वेजिटेबल ऑयल है। अभी तो क्या वो सब्जियों से निकले तेल? नहीं। तेल कहां से निकला? तो आपको बताया हमने, वो सनफ्लावर, सैफलावर, कॉटन सीड, सोयाबीन, इन सब से तेल निकाला और मशीन से निकाला। तो ये जो वेजिटेबल ऑयल जो मशीन से इंडस्ट्रियलाइज प्रोसेस से निकलते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं और बड़े सूजन कारक होते हैं, इन्फ्लेमेटरी होते हैं, आपके शरीर में अलग अलग सूजन पैदा करते हैं। अभी हमको और आपको ये जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं जो इंडस्ट्री से प्रोड्यूस होते हैं उसको ना खाने की सलाह देते हैं डॉक्टर मार्क हाइमन, जो कि अमेरिका के एक बहुत बड़े प्रोलिफिक राइटर और फंक्शनल मेडिसिन के डॉक्टर हैं। मार्क हाइमन साहब का बोलना है कि हमारे जो पूर्वज थे वो ओमेगा 3 रिच चीजें खाते थे, जिसमें मछली है, शिकार करके जो जानवर खाए उन्होंने, जंगली पेड़ पौधे खाए। और हम क्या खा रहे हैं? हम वेजिटेबल ऑयल खा रहे हैं जो इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में बन के आता है हमारे घर में, रिफाइंड तेल जिसको हम बड़े शौक से बताते हैं, और उसमें अलग अलग तरह की मार्केटिंग करके उसको स्वास्थ्य के लिए अच्छा बताया जाता है, जो कि डेंजरस है। आगे हम बात करेंगे इसकी कि कैसे कैसे ये डेंजरस क्या है हमारे लिए। हम अभी साथ में जो ओमेगा 3 पहले मान लीजिए अंडे से या मछली से या फिर उन जानवरों से मिलता था जो घास चर के हमारे प्लेट तक पहुंचते थे, अभी वो सीधे फैक्ट्री से आते हैं। चाहे वो चिकन, मटन, जिस तरह की भी आप बात कर लें, अभी उसमें बहुत सारा एंटीबायोटिक जा रहा है, बहुत सारा हार्मोन जा रहा है, ग्लाइफोसेट जा रहा है। तो ये सब हमारे पूर्वज नहीं खाते थे, तो उनको जो उनकी बॉडी में ओमेगा 3 की जो कंटेंट थी, और हमारी बॉडी में क्या हो गया कि हमारी बॉडी में ओमेगा 6 की कंटेंट बहुत बढ़ गई है और ओमेगा 3 की कंटेंट कम होती जा रही। अभी ये ओमेगा 6 जो है ये हमारी बॉडी में सूजन बढ़ाता है, इन्फ्लेमेशन का जो पाथवे है, जो लोग साइंस जानते हैं उनको पता चलेगा कि ओमेगा 6 लेनोइक एसिड है, यही बाद में एराकिडोनिक एसिड बनता है, जिससे इन्फ्लेमेटरी पाथवे आगे बढ़ती है। साथ के साथ ये ओमेगा 3 के नंबर को, संख्या को कम करता है हमारे टिश्यूज में, जिससे और ज्यादा सूजन पैदा होती है। आपके शरीर में ओमेगा 6 की मात्रा जितनी बढ़ेगी तो ये देखा गया है कि उन लोगों में मेंटल इलनेस बढ़ती है, सुइसाइड के चांसेस बढ़ते हैं, होमिसाइड के, मर्डर करने के, क्राइम के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि ब्रेन में सूजन होती है ओमेगा 6 के लेवल्स ज्यादा बढ़ने से। डॉक्टर जोसेफ हिबल साहब जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में काम करते हैं, उनका बोलना है, उनको एक काफी सारा उन्होंने स्टडीज पढ़ी और सब एक कंक्लूजन लेके आए हैं कि ओमेगा 6 के लेवल आपकी बॉडी में बढ़ने से हार्ट डिसीज, टाइप 2 डायबिटीज, मोटापा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आंख की बीमारी, मैकुलर डिजेनरेशन, आईसाइट कम होना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अस्थमा,
कैंसर, साइकेट्रिक डिसऑर्डर, डिप्रेशन, मूड स्विंग, ऑटोइम्यून डिसीजेज जैसे आपकी शरीर खुद से खुद को नुकसान पहुंचाने लगती है ऐसी बीमारियां। और अल्टीमेटली डॉक्टर मार्क हाइमन साहब का कहना है, वो डायबिसिटी बोलते हैं, डायबिटीज और ओबेसिटी मिलके और साथ में कैंसर, इन सब चीजों में जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं जो इंडस्ट्रियल मेथड से बनते हैं और ओमेगा 6 का हाथ बताते हैं। अब बताइए, इतनी सारी चीजें नुकसान वाली हैं, तो ये तो वेजिटेबल ऑयल की बात हो गई। अभी वेजिटेबल ऑयल के एक्सट्रैक्शन में एक 10-15 प्रोसेसेस होते हैं, अलग अलग केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, रिफाइनिंग होती है। तो अगर आपको इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है आप जाके उसको चेक कर सकते हैं कि आप एक ऐसी चीज से तेल निकाल रहे हैं जिसमें आप नेचुरली उसको तेल के लिए नहीं जाना जाता है। तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा तो फिर हमें आगे करना क्या चाहिए, सलाह कुछ है क्या, डॉक्टर मार्क हाइमन साहब कुछ बोलते हैं क्या? पापा का कुछ कमेंट आ रहा है, खजूर, छाप, गगन और रत तो अच्छा वाला माना जाता था, बाकी तो बहुत सारे हैं जिसमें अभी फेमस और सस्ता नेपाली डलडा और तेल सभी दुकानदार उपयोग करते हैं। अब पापा ये बड़े दुख की बात है, हर जगह चाहे वो अमेरिका में क्रिस्को हो या इंडिया में डालडा हो, उसको एक जो ट्रेडिशनल जो हमारे यहाँ नॉर्मली जो तेल यूज किया जाता था उनको नीचे और बुरा बता के, घी को बुरा बता के, अमेरिका में लार्ड को बुरा बता के इस इंडस्ट्रियल तेल को लोगों के खाने में घुसाया गया, जिसकी न्यूट्रिशनल जो कैपेसिटी है और जिसमें क्या बताऊं उसकी जो गुणवत्ता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जो बाकी तेल से नहीं मिल सके, लेकिन उसको निकालना आसान है और वो प्रचुर मात्रा में निकल पाता है उस केमिकल एक्सट्रैक्शन की वजह से। इसकी वजह से कंपनियों को फायदा बहुत होता है। तो इसके लिए अभी बताइए, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने ही बोला कि एनिमल फैट और सैचुरेटेड मत करो, वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल करो। तो ये जो शब्द ही जो है ना वेजिटेबल ऑयल, वही एक कॉन्सेप्ट गलत है। तो डॉक्टर मार्क हाइमन साहब का बोलना है कि अगर आपको इस्तेमाल करना है कोई भी तेल, तो नंबर 1 तेल जो अपने हिसाब से बताते हैं वो है कोल्ड प्रेस्ड, जो कि हीट एक्सट्रैक्शन ना किया गया हो। Sugata, absolutely, we are coming to the substitute for vegetable oils. So the number 1 recommendation Dr. Mark Hyman is giving is cold pressed virgin coconut oil. नारियल का तेल जो कि कोल्ड प्रेस्ड है, जिसको हीट एक्सट्रैक्शन नहीं किया गया है। अब आप जानते हैं कि वही नारियल का तेल अगर आप कच्ची घानी में करें तो कम निकलेगा, एक्सपेलर में डालें तो थोड़ा ज्यादा तेल निकलेगा, और हीट एक्सट्रैक्शन करेंगे तो तेल की मात्रा बढ़ जाएगी, हालांकि उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो न्यूट्रिशनल कैपेसिटी है हीट एक्सट्रैक्शन में खत्म हो जाती है। अभी ये जो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है कोल्ड प्रेस, उसको डॉक्टर मार्क हाइमन साहब बताते हैं एक्सेलेंट सेल्फ फ्यूल। इसमें हाईली एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं और ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को इंप्रूव कर सकता है। कोकोनट ऑयल में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, और अभी ये पिछले 4-5 महीने से हर दिन सुबह में 1-2 चम्मच तो हमारे कॉफी में कोकोनट ऑयल जा रही है। हमारे वजन पे कुछ एडवर्स इवेंट नहीं आया है, हमारा वजन एक्चुअली मेंटेन्ड है कोकोनट ऑयल के कंजम्पशन से। तो बहुत सारे जो लोग कीटोसिस की तरफ जाना चाहते हैं, तो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड जो आपको नारियल के तेल में मिलते हैं वो डायरेक्टली आपके ब्रेन तक पहुंच पाते हैं और कीटोन्स ब्रेन को प्रोवाइड करते हैं। और यकीन मानिए कि जो रात का खाना खाने के बाद सुबह में जो हम ब्रेकफास्ट में मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड से इस्तेमाल करते हैं वो तेल डाल करके, आपको 1-2 बजे तक आपको भूख नहीं लगती है और आप एनर्जी से एकदम बिल्कुल, आपके दिमाग में नए आइडियाज आते रहेंगे, आप अच्छा कॉन्सेंट्रेट करके काम कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे रिकमेंडेशन है एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल। डॉक्टर मार्क हाइमन साहब एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड ऑर्गेनिक ऑलिव ऑयल की भी बात करते हैं। उसके अलावा हमारे एवोकाडो तो नहीं होता है, बाकी वो बताते हैं कि अगर आपको अच्छी क्वालिटी का फैट चाहिए तो ऐसे मीट आप खा सकते हैं, या फिर जो कि घास चरने वाले जानवर होते हैं, जैसे वो चिकन नहीं बोलते बट बकरियां जो कि चर के, अभी भी उनकी फार्मिंग नहीं होती तो घास खाती हैं, ऐसी गाय जो कि घास खाकर दूध दे और उनसे जो बटर निकलता है वो ग्रास फेड बटर खाने की बात करते हैं। नट्स में वॉलनट की बात करते हैं, बादाम की बात करते हैं, आमंड खाने की बात करते हैं। फैटी फिश, अगर आपको अच्छी क्वालिटी का फैट अपनी बॉडी में लाने की बात है तो उनका रिकमेंडेशन, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए मैकरल, जो कि हमारे यहाँ बंगड़ा करके मुंबई में मिलती है, बड़ी छोटी छोटी मछली होती है। बाकी रोहू कतला में भी अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। पापलेट मछली यहाँ मिलती है, पॉम्फ्रेट को पापलेट बोलते हैं मुंबई में, उसमें भी ओमेगा 3 की अच्छी क्वांटिटी पाई जाती है। और
एक और चीज, मछली में बोलते हैं जितनी छोटी मछली आप खाएं वो उतना अच्छा है, क्योंकि बड़ी होने के बाद मछली में उतनी ज्यादा पॉल्यूशन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। हालांकि डॉक्टर मार्क हाइमन साहब के हिसाब से भी उनकी जो सबसे नंबर 1 चॉइस है कुकिंग के लिए वो है घी। है ना आश्चर्य की बात। अमेरिका में रहने वाला एक बहुत ही फेमस डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट, बहुत सारे रिसर्च करने वाला, जिसने एक 10-15 किताबें लिखी हैं, उनकी नंबर 1 रिकमेंडेशन खाने के तेल के मामले में है घी। क्यों बोलते हैं? घी की स्मोकिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है, 400 से 500 फ़ारेनहाइट तक। इसमें कंजुगल लिनोइक एसिड पाई जाती है, जिसे CLA बोलते हैं। CLA के बहुत ही एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज देखे गए हैं। नवीन जी, स्वागत है आपका, गुड इवनिंग। यहां तक कि घी में विटामिन डी, विटामिन ए, ओमेगा 3 फैट्स पाए जाते हैं, ब्यूटारिक एसिड पाई जाती है। ब्यूटारिक एसिड जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और प्रोटेक्शन देती है कोलोन कैंसर से, और शरीर में पूरा जो सूजन है उसको कम करती है। ये तो बोलना है डॉक्टर मार्क हाइमन साहब का। अभी देखिए, कोई भी तेल, जैसे अब राजीव जी पूछ रहे थे कि हमारे यहाँ जो तेल मिलता है, तो हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल तौर पे हम जो तेल खाते आए हैं, हमें उन्हें खाने की इजाजत देते हैं। जैसे सरसों का तेल है, राई का तेल है, ग्राउंडनट ऑयल है, जो पीनट ऑयल है, वो तिल का तेल बहुत अच्छा माना गया, कोकोनट ऑयल अच्छा माना गया, लेकिन ये कोल्ड प्रेस्ड होना चाहिए। इसमें हीट एक्सट्रैक्शन या सॉल्वेंट डाल के, हेक्सेन डाल के तेल निकाली हुई तेल नहीं। अगर आप सरसों का तेल खरीद रहे हैं तो धारा कंपनी कच्ची घानी निकालती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अलग अलग ब्रांड से सनफ्लावर, सैफ्लावर, सोयाबीन, पाम ऑयल, प्लीज 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 अवॉइड कीजिए। ओमेगा 6 की मात्रा उसमें बहुत बहुत ज्यादा रहती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। तेल को रखने के ऊपर भी डॉक्टर मार्क हाइमन साहब बहुत ध्यान देने की बात बताते हैं, क्योंकि ये जो तेल हैं या जो फैट्स हैं, ये ऑयल मतलब ये गर्मी, ज्यादा तेज रोशनी और ऑक्सीजन, इन तीनों के संपर्क में आने से खराब होते हैं। चाहे किसी भी तरह का तेल या फैट की बात कर लीजिए, तो उनका बोलना है कि ये जो चाहे कोकोनट ऑयल है या फिर जो ऑलिव ऑयल है या फिर आप जो अपनी जो ट्रेडिशनल है जैसे सरसों का तेल है, इन सबको बताते हैं कि एक डार्क बॉटल में रखना चाहिए। प्लास्टिक अवॉइड करने की बात बोल रहे हैं, शीशे में रखना चाहिए जो कि काले रंग का या ब्राउन कलर का हो, जिससे वो बच सके। दूसरी बात, तेल को ठंडी जगह में और ऐसी जगह जहां पे धूप नहीं जाती वहां रखने की बात होती है। मुझे अभी याद आ रहा है, मम्मी और पापा बताएंगे कि पहले मैंने यहां तक एक देखा था कि आप लोग जो तेल पेरा के आता था उसको आप लोग शीशे में डाल के, शीशे के बोतल में जमीन के अंदर भी गाड़ते थे। वो किस लिए किया जाता था वो बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद उसके पीछे भी ये लॉजिक होगी कि एक तो ठंडा रहे ठंडी जगह पे, और वो तेल रोशनी से बचा रहे तो रैंसिड नहीं होगा, उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होगी, खराब नहीं होगा। डॉक्टर मार्क हाइमन साहब का ये बोलना ये भी है कि जो तेल आप किचन में स्टोव के आजू बाजू ना रखें। अब मैं देखने जाता हूं तो तेल तो कभी कभी कटोरे में भी रखा मिल जाता है, और उनका बोलना है कि जैसे ही वो बाहर आया ऑक्सीजन के संपर्क में, तेल खराब होना चालू हो जाता है। तेल की बोतल की ढक्कन हमेशा टाइटली बंद होनी चाहिए, और ये जो है कि एक छोटे बोतल में रखा और उससे आप स्प्रे करते हैं और फिर वापस रख देते हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ऑक्सीडेशन होगा और वो तेल तो देखिए वो क्या होगा, उसमें हाइड्रोजन मिलना चालू होता है, वो हाइड्रोजनेट हो जाएगा और वापस उसमें ट्रांस फैट, वही सारी बीमारियां पैदा हो जाएंगी जो कि डालडा में थी। तो आपको उनसे बचने की कोशिश करनी है। आखिर में तेल को खुले में बिल्कुल ना रखें, ढक्कन अच्छी तरह से बंद होना चाहिए। और यहां तक ये भी बात बोलते हैं कि छोटे छोटे बॉटल्स खरीदे तेल के, बहुत ज्यादा बड़े बॉटल नहीं खरीदे। ये नहीं 5 लीटर खरीद लिया और नल की तरह से उसमें से निकाल रहे, नहीं। जितना छोटा बैच रहेगा उतनी उसको प्रोटेक्शन, उतना टाइटली बंद रहेगा। तो ये भी ख्याल आपको करना है कि अगर आपने 1 लीटर का भी बॉटल खरीदा है तो आपको 1 लीटर के बॉटल से रोज इस्तेमाल करने के लिए खोलने की सलाह नहीं है। आप 1 लीटर का बॉटल आपने ठंडी और अंधकार वाली जगह में रखा है। छोटा बॉटल डार्क होना चाहिए या फिर स्टील का बर्तन होना चाहिए, जिसके अंदर में आप ज्यादा से ज्यादा 250 ml या 1 दिन या 2 दिन के बराबर तेल निकालें और उसका इस्तेमाल करके फिर उसको टाइटली बंद करें। ये सब लोगों को ख्याल रखने के लिए बताया गया है।
अच्छा, राजीव जी बोले बाल में लगाने के लिए। सर, बाल में लगाने के लिए भी आजकल वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड आमंड ऑयल और कोकोनट ऑयल रिकमेंड किया जा रहा है। हालांकि वो किसी दूसरे दिन की टॉपिक में हम ले लेंगे, आज खाने तक ही रहते हैं। अभी वापस घी पे थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को और देना चाहूंगा। इसको बदनाम बहुत किया गया है। घी अभी तो इंटरनेशनली हर जगह बताया जा रहा है कि इसमें आपकी, जिन लोगों को डेयरी की पचाने की क्षमता नहीं है, डेयरी की इंटॉलरेंस होती है, वो भी घी पचा पाते हैं, क्योंकि घी बनते बनते उसमें से लैक्टोज निकल जाती है, केसीन निकल जाती है। तो जिनको दूध दही नहीं पचता है वो भी घी खा सकते हैं। अभी घी जो है सुश्रुत संहिता में इसको तो पूरे शरीर के लिए लाभदायक बताया गया है। खासकर पित्त दोष जिन लोगों को होता है, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, उनको घी से पित्त दोष कम होता है। ओजस बढ़ाती है घी, जो प्राण की, जो शरीर में जो ऊर्जा है उसको बढ़ाती है। घृत, अगर घी को बहुत पुराना किया जाए, ज्यादा दिन तक स्टोर करके रखा जाए, तो घृत बनता है। यहाँ तक कि पुराने समय में 100-100 साल तक घी को जमा रखते थे, और वो जो 100 साल पुराना घी होता था वो एक दवाई मानी जाती थी, जिनको अल्कोहलिक्स को दिया जाता था, मिर्गी के लोगों को दिया जाता था, बुखार में यूज किया जाता था, वजाइनल पेन में दिया जाता था। तो घी को आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा लुब्रिकेंट माना गया है, जो कि आपके जोड़ को, हड्डियों को मजबूत करती है, शरीर में लचीलापन बढ़ाती है। अब बताइए ना, वो मिल्खा सिंह की मूवी में याद कीजिए, मिल्खा सिंह जी एक साथ 5 लीटर घी पी गए थे, उनको मना किया ले जाने के लिए। तो सुगाते लिख रहे, डॉक्टर स्टिल एडवाइजिंग टू अवॉइड घी। अभी देखिए ना, आपको तो हमने अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की बात कराई कि 1948 में उनको 15 मिलियन डॉलर्स, $1.5 मिलियन मिला था, और तब से उन्होंने बोला कि एनिमल फैट खराब होता है। अभी वापस सब रिवर्स हो गया है। तो उन्होंने हाइड्रोजनेटेड ऑयल खाने की बात की थी। तो ये खुद की रिसर्च की बात है, और आप भी अपने डॉक्टर से बात करें, उनको डॉक्टर मार्क हाइमन की मैं लिंक शेयर करूंगा, बात बताएं और करें। तो ये सब जो फंक्शनल मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, बड़े ही बहुत सारी डेटा, बहुत सारा रिसर्च करने के बाद वो अपनी सलाह दे रहे हैं। हालांकि आप सबका पूरा हक है अपने अपने डॉक्टर्स और फिजिशियन से बात करें। मैं जो बात कर रहा हूँ ये भी एक रिसर्च है, आपके एजुकेशन के लिए है। तो कुछ भी निर्णय लेने से पहले अपने जो फिजिशियन है उनसे जरूर बात करें। इवन डॉक्टर मार्क हाइमन साहब भी बोलते हैं ये मेडिकल सलाह नहीं है, अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। हालांकि जो ट्रेडिशन है वो वापस एकदम बहुत ही स्ट्रांग होके निकल के आ रही है। साथ के साथ जो घी है, आयुर्वेद के हिसाब से ये मेमोरी बढ़ाती है, इंटेलिजेंस बढ़ाती है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ सीमेन इंप्रूव होती है, डाइजेशन को इंप्रूव करती है, और आखिरी जो बोलते हैं कि ये जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करती है। घी का एक खास कम्युनिटी से बहुत ही पुराना संबंध है। आप मारवाड़ी लोग जो हैं वो रोटी के साथ कटोरी में घी रहता था और घी डुबा के और चुपर कर खाते थे। वो सारे इंडिया में घूमकर आप देख लें, इस खास मारवाड़ी कम्युनिटी के लोग आपको ऑल अक्रॉस द कंट्री, चाहे वो कोलकाता है या चेन्नई है या मुंबई, हर जगह मिल जाएंगे, और बड़े ही शार्प होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिल जाएंगे आपको। तो कहीं ना कहीं ये जो इंटेलिजेंस, मेमोरी और घी का संबंध है वो कनेक्शंस जुड़ता हुआ दिख रहा है मुझे। तो दोस्तों, ये थी आज की बात कि कौन सा फैट अच्छा होता है, फैट के अच्छे सोर्स क्या हैं, और वेजिटेबल ऑयल्स कहाँ तक अवॉइड करना चाहिए, कौन सा तेल खाना चाहिए। तो आप सबसे जो कि इंडियन डेटा भी सुझाव देती है कि जो ट्रेडिशनली हमारे यहाँ जो तेल इस्तेमाल किया जा रहा था, हमें वापस उसके तरफ जाने के लिए इशारा मिल रहा है। घी का इस्तेमाल करने का इशारा मिल रहा है, बटर का इस्तेमाल करने का इशारा मिल रहा है। अवॉइड वो करना है जो कि 40-50 साल पहले हम ऐतिहासिक तौर पर नहीं जानते थे, तो वो अलग अलग कंपनियों ने अपने फायदे के लिए उसको मार्केट में अलग अलग तरह से निकाला है। सारे डॉक्टर अवॉइड करने को बोलते हैं तेल को। तो गो बैक टू योर ट्रेडिशनल ऑयल इज व्हाट इज माय सजेशन। और इसी के साथ आज की जो टॉपिक है उसको विराम देते हैं। उसके पहले कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, वो देख लेते हैं। मिट्टी के नीचे से निकाल कर सरसों का तेल उसे सर में लगाने के लिए कराते हैं। हाँ, याद आया, मिट्टी के अंदर डालते थे उसको। थैंक यू राजीव जी। तो इसी के साथ आज की टॉपिक खत्म करेंगे, कल एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके वापस आते हैं। तो राजीव भैया, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। पवन जी, शुक्ला जी, रोजी ठाकुर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू पापा। और सुगाता, थैंक यू। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिला। नवीन जी, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और जो लोग यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, देवांशी, गौतम, अंचल, रोशन,
शैलेश कटारे जी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कल मिलते हैं एक अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।